हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक गजब की श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें आपको टॉप 200 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाएंगे जो आपके सभी एग्जाम नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और जो आपके अच्छे से तैयार किए गए हैं। तो आपके फोर्स बेच के लिए हमने नेवी और एयरफोर्स कोस्ट गार्ड में हर प्रकार की क्लासेज और प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर उपलब्ध हैं आपको। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जीके और फिजिक्स की सभी क्लासेस देख सकते हैं जो आपकी चैप्टर वाइज क्लासेज हैं, उनमें प्रैक्टिस सेट भी हैं और क्लासेस भी हैं। और अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको मैथ डिफेंस मैथ रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उन्हें आप देख सकते हैं। और भी वीडियोज़ हमारे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइकन दबाएँ जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी वीडियोस आएगा। और अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेटेड महत्वपूर्ण होने वाले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सभी क्वेश्चन जो भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको देंगे। पहले में कहा अंतः अंतरिक्ष, दूसरे में बाह्य अंतरिक्ष, तीसरे में सिर्फ लूनर, चौथे में कहा इनमें से कोई नहीं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ लूनर हो जाएगा। सिर्फ लूनर हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की जो स्थिति होती है अंतरिक्ष को जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं, सिर्फ लूनर कहते हैं। आपको याद रखना, ठीक है, कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे हल कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांगो नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। चलिए, क्या कह रहा है, कांगो नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। देखिए, अब इसके बारे में अगर कांगो नदी के बारे में मैं बात करूं तो कांगो नदी कहाँ की है, अफ्रीका की नदी है। अफ्रीका की नदी कहाँ है कि अफ्रीका की नदी है, ठीक है। कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा, आप लोग जानते होंगे, जो 0 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच में स्थित है। 0 डिग्री रेखा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है। एकमात्र कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है। आपको याद रखना है, 2 बार काटती है कांगो नदी, ठीक है। तो 2 बार जब भूमध्य रेखा को काटती है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य रेखीय जलवायु में ये पाई जाएगी। आपको याद रखना, कहाँ की नदी है, अफ्रीका की नदी है, ठीक है। क्लियर है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जब सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल निकटतम होते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपशोर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशोर कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, अपशोर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत और हमारे भारत का हिमालय पर्वत, ये सभी जो पर्वत हैं ये किस प्रकार के पर्वत हैं। मिश्रित पर्वत हैं, संग्रहित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, अवरोधी पर्वत हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कैसे वलित पर्वत हैं, ऑप्शन नंबर बी है। वलित मतलब वलय पड़ना। वलय का मतलब ये आपकी पृथ्वी है, इस पर इस प्रकार से कुछ वलय पड़ जाना। आप जब प्लेट विवर्तन की थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तन की थ्योरी जो आप होती है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, उसमें आपको ये पता चलेगा किस हिसाब से वलित पर्वत का निर्माण होता है। फिलहाल वो बड़ी कहानी है, कभी चर्चा करेंगे तो उस पर आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, ये वलित पर्वत नहीं, ये बले पड़ने से ऐसा होता है कि अचानक, चलिए मैं अब बता ही देता हूँ कुछ। ये मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी की परत हो गई, रुक जाइए, ये क्या हुई, ये पृथ्वी की परत हो गई, ठीक है। अब पृथ्वी की परत के नीचे आपके बहुत सी परतें हैं, जैसे सियाल सीमा नीफे आपका होता है। तो ये पृथ्वी के नीचे एक परत आपकी आती है मेंटल। मेंटल में क्या होता है, मेंटल में जितनी भी आपकी अवस्थाएं होती हैं वो द्रवित अवस्था में होती हैं, पिघली अवस्था में होती हैं, ठीक है। जब 2 चट्टानें आपस में टकराती हैं, ये हमकी जो चट्टानें हैं ये आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा, इनमें से जो आपके आयतन के अनुसार से जो हल्की प्लेट होगी, जो भारी प्लेट होगी, वो एक दूसरे के ये नीचे छेपित हो जाएंगी, ठीक है। जब हल्की प्लेट और भारी प्लेट जाए, जो प्लेट नीचे छेपित हो जाएगी वही आपकी मेघना मतलब लावा के प्रकार में आकर गल जाती है। जब ये गल जाती हैं प्लेटें तो अब क्या करती हैं, अब इनका आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने के लिए अब ये निकलना चाहती हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए, अब मतलब मेंटल में इस प्रकार से चक्कर लगाती हैं। जब निकलना चाहती है, अब निकलना चाहती है तो निकलेंगी कहाँ पर से, अब मान लिया यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, लेकिन कहीं पर इन्हें नर्म मतलब
हल्की भूमि नहीं मिली। अगर अचानक कहीं पर मान लिया यहाँ पर आपको इनको हल्की भूमि मिल गई तो ये क्या करती हैं, इस प्रकार से ये टक्कर लगाने लगती हैं, नीचे से इस प्रकार से ये टक्कर लगाने लगती हैं, इस प्रकार से टक्कर लगाने लगती हैं। तो क्या पड़ता है, ये वलित पर्वत बन जाते हैं, वलित पर्वत। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये बहुत बड़े पर्वत बन गए, ये काफ़ी कई वर्षों की क्रिया होती रहती है और धीरे धीरे ये क्या पड़ते हैं, बहुत बड़े पर्वत होते हैं। तभी कहा जाता है, इसी सिद्धांत को लेकर कहा जाता है कि हिमालय पर्वत आज भी बढ़ रहा है। करंट में जब तक आप सुन रहे होंगे कि हिमालय की हाल ही में भी कुछ लंबाई 0.5 के करीब बढ़ी है, तो इसलिए ये बढ़ते अभी भी मैग्मा पिघल रहा है और टक्कर लगा रहा है। ये कभी चर्चा करेंगे तो आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ाएंगे। फिलहाल आपका ये याद रखना है, वलित पर्वत है, वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका को कौन सा महासागर स्पर्श नहीं करता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को कौन सा महासागर। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपके महाद्वीप हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बता के जाना है। ठीक है, कौन सी रेखा इनके दोनों के मध्य गुजरती है। अच्छा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, तो 39 डिग्री रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य से गुजरती है। लेकिन आपको बताना है कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो हिंद महासागर है नीचे होता है, तभी जो ये क्या है, ये आपका उत्तरी अमेरिका से स्पर्श नहीं करता, उत्तरी अमेरिका आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, अगर बात करेंगे नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। चलिए, नर्मदा नदी की अब बात आ गई, कुछ आपको इसके बारे में बता देते हैं। वे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी जो है भारत की प्रथम 5 सबसे बड़ी नदियों में आती है। ठीक है, अगर बात करेंगे नर्मदा नदी की, तो ये आपका नीचे वाला दक्षिण भारत का एरिया हो गई। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या देखिए, एक क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसलिए मैं विस्तार से आपको इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ। टॉप 200 क्वेश्चन, ये टॉप हमने 200, ये आपका 200 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा है, लेकिन आपको इसमें से 500 क्वेश्चन तक आपको सीरीज हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम दें, ऐसा नहीं डिफेंस आप एसएससी जीडी दे दें, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दें, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। ये मैं मान के चलिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये बंगाल की खाड़ी हो, ये आपका अरब सागर हो गया। ठीक है, अब नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से आपकी इन पहाड़ियों से निकलकर विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहती हुई क्या करती है, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो अबवादा स्वरूप ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा पाम तेल नदी किस नदी को कहा जाता है। पाम तेल जो नदी है ये किस नदी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाम तेल नदी किस नदी को कहा जाता, तो नाइपर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइपर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है महासागर पृथ्वी तल के लगभग भाग पर आच्छादित है। जो महासागर आपके हैं ये पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर स्थित हैं, आच्छादित हैं, आपको बताना कितने भाग पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70% पर लगभग महासागर है। और महासागर आपके कितने पर हैं, 70% पर महासागर आपके देखने को मिलते हैं। 70% और कहीं कहीं 71% भी लिखा होता है। फिलहाल 70-71 के आसपास की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सहंति मतलब मास है कितना है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की जो सहंति है ये कितना है, मतलब द्रव्यमान कितना, मास मतलब द्रव्यमान होता नहीं, बताओ कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1/80। कहने का मतलब अगर 80 पृथ्वी है तो 1 क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो 1/80 आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको पसंद आए, पढ़ाने का तरीका जो आपको समझ में आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपको विस्तार से जानकारी मिल रही है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लोगों में भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया है। नेवी MR तो इसको बराबर पूछता है। ठीक है, और कोस्ट गार्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जो शुक्र है ये क्या है,
सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, वरुण, बृहस्पति। 4 ऑप्शन आपको देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध ग्रह जो है ये गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि ये सूर्य, ये मान लिया आप सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य। तो ये इस प्रकार से ये क्या है? ये 8 ग्रह आपकी परिक्रमा करते हैं। तो जो सबसे पहली लाइन आती है ये वाली, इस पर क्या है? बुध है, तभी ये ज़्यादा गर्म है। सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कर रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितना % है? इसका राइट आंसर बताना है। कहने का मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरी पृथ्वी का कितना % है, कितना स्थलीय क्षेत्र। चलिए भारत की अब बात आ गई। चलिए एक बात आपने बहुत गौर करना है, भारत की मेन बात स्थिति के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये पृथ्वी है, मान लिया, ठीक है, ये पृथ्वी है। रुक जाइए, पृथ्वी को गोल बनाए। ये क्या है आपकी? ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ये मान लीजिए कौन सा? ये 0 डिग्री की रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर आपकी क्या पड़ती है? ये आपकी जो ऊपर पड़ती है 23.5 डिग्री क्या पड़ती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पड़ती है। कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है। ठीक है, ये आपकी जो ऊपर वाली होती है देशांतर रेखा होती है, आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ये आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये आपका ये पूर्वी देशांतर हो गया, ये पूर्वी देशांतर है, और ये आपका क्या है? ये पश्चिमी देशांतर है। क्या है? ये पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है ये कर्क रेखा के बीचों बीच में इस प्रकार से मान लिया भारत हमारा स्थित है। इस प्रकार से क्या भारत है? तो कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में, और किस तरफ? पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर में आपका भारत स्थित है। ठीक है, कन्फर्म है और आपको मालूम होगा। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर आपको देना है। बीच बीच में आपको बहुत अच्छे से समझाते रहेंगे जो भी आपका टॉपिक आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है भारत में जो क्षेत्रफल की पृथ्वी की स्थली कितना है, तो मतलब पृथ्वी की आकृति में भारत का क्षेत्रफल कितना क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2.5। कहने का मतलब 2.5%, 100 में 2.4% क्या है? भारत। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना आता कौन सा? 7वां नंबर भारत का आता है। ठीक है, जनसंख्या में दूसरा है, 7वां किस में है? 7वां आपके क्षेत्रफल में है। ठीक है, रुक आपने पढ़ा होगा, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल लगभग कितना है? सूर्य के चारों ओर अरुण का परिक्रमण काल होता है वो कितना है लगभग? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 84 वर्ष परिक्रमण काल है। वाह भाई वाह, कितना है? 84 वर्ष लगभग परिक्रमण काल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको उड़ाइए। सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बृहत ज्वार भाटा होता है वो नवचंद्र व हर्ष चंद्र के दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है? ऐसा कि अच्छा ज्वार भाटा जो होता है क्यों आता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। यही क्वेश्चन में कहा गया सिर्फ नवचंद्र व पूर्ण चंद्र के दिनों में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, कहने का मतलब ये होता है कि ए मान ली रेखा है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीनों एक ही रेखा में आ जाए तो आपका क्या होता है? सूर्य जो है ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पछुआ हवाओं द्वारा, आवर्ती पवनों द्वारा, स्थायी पवनों द्वारा, मानसूनी पवनों द्वारा। महासागरीय धाराएं आपने देखा होगा उत्पन्न होती हैं कैसे? बताइए। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है और आने वाले भी क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी सेट मान लीजिए, आप पे एसएसआर में ले लीजिए, नेवी में कोई मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं तो उनमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 नहीं तो 4-5 तो क्वेश्चन आपके रिपीटेड तो आएंगे। हर साल ये होता है भाई, क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? सिलेबस सीमित है तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आता है। बाकी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका करंट का आ जाता है, वो आपको पढ़ना होता है, और 1-2 इधर उधर के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब 4-5 10 में से आपको 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं। इसलिए प्रीवियस पेपर आपको उठाना बहुत ज़रूरी है। और जीएस में और मैथ में अगर उठा लें सब प्रीवियस पेपर तो बिल्कुल उन्हीं में से आएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है।
है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थायी पवनों द्वारा ये आपका आता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। और अपनी इस वीडियो के बारे में, ये जो सेशन आपका स्टार्ट किया गया है 200 प्रश्नों का, ये किस हिसाब से चल रहा है आपको इसके बारे में राय ज़रूर दे के आया है। ऐसे ही वीडियो के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।